हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। जीएस की पॉलिटी के साथ साथ एक हम पीएसआईआर का जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सोक्रेट्स पढ़ेंगे। हालांकि ये जो सोक्रेट्स है यानी कि सुकरात इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं होने के साथ इसकी एक बात आती है कि जब भी हम प्लेटो पढ़ते हैं, जो इसका नेक्स्ट थिंकर है, इंपोर्टेंट थिंकर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का, जब भी हम प्लेटो पढ़ेंगे उसके लिए सोक्रेट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लेटो की जो बुक रिपब्लिक है, जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, वो सोक्रेट्स की थ्योरी पे लिखी हुई है, यानी कि वो किससे आधारित है, वो सोक्रेट्स से लिंक करती है। और सोक्रेट्स को समझने के लिए और प्लेटो की बुक रिपब्लिक को समझने के लिए सोक्रेट्स की सारी थ्योरी, यानी कि उसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, उसकी थ्योरी ऑफ एथिक्स, उसको फादर ऑफ फिलोसफी, फादर ऑफ एथिक्स क्यों बोला जाता है, उसका डायलेक्टिक्स मेथड क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सोक्रेट्स से कि सोक्रेट्स की कहानी क्या है। 470 बीसी में इसका जन्म हुआ। सोक्रेट्स का जो बर्थ है वो 470 बीसी के आसपास होता है। ग्रीक में इसका जन्म होता है, यानी कि ग्रीक में एक जन्म होता है। तो यहाँ पे ग्रीक में एक चीज देखते हैं, इसके जब भी हम सोक्रेट्स की बात करेंगे, अगर वहां पे मैं स्टेट शब्द बोलूं वहां पे मैं, तो स्टेट का मतलब किसी किसी राज्य से, किसी देश से नहीं होगा। स्टेट का मतलब वहां पे किसी एक सिटी से होगा, क्योंकि सोक्रेट्स के टाइम क्या कंडीशन थी कि जो ग्रीक्स के बाकी पार्ट से, जैसे एथन हो गया, स्पार्टा हो गया, ये छोटे छोटे शहर थे और इनके बीच में इतना लिंकेज भी नहीं था कि ये ट्रांसपोर्ट या किसी अदर मेथड से एक शहर से दूसरे शहर में जा सके। लेकिन यहां पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड थी, यहां पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड थी, यानी कि ये लोग जो है भगवान को अलग अलग तरह से मानते थे। इसका मतलब कल्चर सिमिलर हो सकती है, लेकिन इनकी जो एग्रीकल्चर थी, या अगर मैं बोलूं कि इनका जो साइंटिफिक मेथड था, इनके जो लिविंग जो पॉलिटिक थी, वो सब चीजें अलग थी। वो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो ये ग्रीक से रिलेटेड करते थे। अब यहां से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है सोक्रेट्स से। सबसे पहला जो पॉलिटिक्स वाला टर्म आया वो पॉलिस शब्द से आया, यानी कि जो पॉलिटिक्स टर्म की उत्पत्ति हुई है वो पॉलिस शब्द से हुई है, पॉलिस, ठीक है। इससे पॉलिटी या इससे पॉलिटिक्स जैसे शब्दों की उत्पत्ति। अब जब सोक्रेट्स का जन्म हुआ, सोक्रेट्स ने अपने टाइम पे देखा कि उस टाइम के हर एक शहर में कहीं पर एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी से फिर वो ओलिगार्की में कन्वर्ट हुई, ओलिगार्की से फिर वो मोनार्की में कन्वर्ट हुई, ओलिगार्की से मोनार्की में कन्वर्ट हुई, और मोनार्की से वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुकी थी, मोनार्की से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो चुकी थी। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, ओलिगार्की क्या है, मोनार्की क्या है। ये सारी चीजें जब एरिस्टोटल करेंगे उसमें उसने पूरा बताया हुआ है कि एरिस्टोटल क्या है, ओलिगार्की क्या है, मोनार्की क्या है। एरिस्टोटल के टाइम पे कर लेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि एक राज करेगा, दो राज करेंगे, दो से ज्यादा राज करेंगे। वो राज अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करेंगे या पीपल्स की बिल के लिए, जनरल बिल के लिए करेंगे। इसके आधार पे जो इसके अंतर के आधार पे जो स्टेट की फॉर्म बनाई गई है उस फॉर्म में से ये है, और उस फॉर्म में से एक डेमोक्रेसी आती है। और डेमोक्रेसी ग्रीक वेस्टर्न थॉट के अनुसार इसमें फ्यू पीपल राज करते हैं, यानी कुछ लोग राज करते हैं, और वो किसके लिए राज करते हैं, अपने लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो ये राज करते हैं। ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ठीक है। उस टाइम पे आज की डेमोक्रेसी में, उस टाइम की डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का अंतर है। आज की डेमोक्रेसी उस टाइम की डेमोक्रेसी के बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि उस टाइम की डेमोक्रेसी को आप देखिएगा कि उस टाइम जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी उसमें जो वुमेन है, ना तो उनको वोट देने का अधिकार था, ना तो वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी, ना जो चिल्ड्रन है वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, ठीक है। जो ओल्ड एज पीपल है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ओल्ड एज पीपल है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, जो स्लेव्स है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये जो सारी चीजें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी डेमोक्रेसी बोलते थे, क्योंकि जो कुछ लोग थे वो ही इसके रूल्स बनाते थे। अब जब सोक्रेट्स का ये वाला जो कंसेप्ट क्लियर होता है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे देखने लगा, लोगों ने फिर पॉलिटिक्स और एथिक्स को मिक्स करके बताने लगे थे। लोग
लोग जो है वो पॉलिटिक्स प्लस एथिक्स को एक करके बताते थे। वो बोलते थे कि पॉलिटिक्स और एथिक्स एक ही चीज है, यानी कि पॉलिटिक्स और एथिक्स एक ही चीज है। और वो सेम काम सुक्रोट्स ने किया। सुक्रेट्स ने भी पॉलिटिक्स और एथिक्स को मिक्स करके बताया। इसको अलग किसने किया फिर बाद में मैकियावेली जब पढ़ेंगे, जब हम मानेंगे कि पॉलिटिक्स और एथिक्स को उसने अलग अलग डिफाइन किया, वो चीज मैकियावेली के टर्म पे आएगी। अब जब ये लोग पॉलिटिक्स और एथिक्स बता रहे थे तो यहाँ पे आती है कि अब सुक्रेट्स ने क्या किया। अब सुक्रेट्स ने अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज बतानी शुरू की। सुक्रेट्स ने बताना शुरू किया कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। सुक्रेट्स ने बताना शुरू किया कि नॉलेज क्या चीज होती है। अब ये फेमस कैसे हुए, कोई ना कोई इनका फेमस वाला टर्म रहा होगा। तो इनकी फेमस की कहानी से शुरू करते हैं, फिर जहां से थ्योरी ऑफ नॉलेज पे आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म माना जाता है इनकी लाइफ में कि फेमस होने के पीछे कारण ये था, इनके फेमस होने के पीछे कारण ये था कि इन्होंने बोला था कि आई नो दैट आई नो नथिंग। आई नो दैट आई नो नथिंग। आई नो नथिंग यानी कि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और इस चीज को इन्होंने नॉलेज माना। ये चक्कर क्या था, इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों बोला? इस स्टेटमेंट के पीछे की कहानी है कि एक ओरेकल ऑफ डेल्फी था। एक ओरेकल ऑफ डेल्फी था। एक ओरेकल ऑफ डेल्फी था। वहां का एक बहुत बड़ा पुजारी, वहां का एक बहुत बड़ा प्रीस्ट, उसने बोला सुक्रेट्स आप बहुत ज्ञानी हो। सुक्रेट्स आप बहुत ज्ञानी हो। सुक्रेट्स को लगा यार ज्यादा पढ़ाई हो गई, देख लेता हूं मुझसे भी ज्ञानी है क्या कोई। सुक्रेट्स ने फिर रिसर्च करनी शुरू करी। वो हर एक होशियार इंसान के पास गया जो उसको भी होशियार लगता था कि भाई मैं बहुत होशियार हूं, उसके पास गया। हर एक तरह तरह की क्लासेस, तरह तरह की कास्ट, तरह तरह के रिलीजन, सबके पास वो गया। वहां उसने एक चीज देखी कि दो चीजें बहुत प्रिवेल है, या तो इग्नोरेंस, या तो इग्नोरेंस या फिर एरोगेंस, या फिर एरोगेंस। हर एक कोई ना कोई या तो इग्नोरेंस है उसमें या एरोगेंस है। जैसे कि कोई अगर प्रीस्ट क्लास है तो उसे लगता है कि मैं सब कुछ हूं, ठीक है, यानी कि उसमें एक एरोगेंट वाली फीलिंग आ गई। कोई लोअर क्लास है वो इग्नोर हो जाता है। तो ये जो दो फीलिंग थी, इग्नोरेंस वाली और एरोगेंस वाली, ये फीलिंग बहुत ज्यादा प्रिवेल थी। यहां से सोक्रेट्स ने सीखा कि मेरे में ना एरोगेंस है ना एरोगेंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी कि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास ये दोनों चीज नहीं है, इसलिए मैं बाइजेस्ट मैन हूं। अगर जो लोग कह रहे हैं तो उसको उन्होंने ठुकराया नहीं, उसको ये नहीं बोला कि मैं बाइजेस्ट मैन नहीं हूं। उसने बोला हाँ मैं हूं, लेकिन क्यों हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। पब्लिक बड़ी परेशान, सबने बोला कि तुम कुछ नहीं जानते तो हम जानते हैं, हमसे पूछ लो मून कैसे बना, सन कैसे बना, अर्थ कैसे मूव करती है। उस टाइम पे जो ये साइंस थी वो भी डेवलप होती जा रही थी, थ्योरम्स थी, ज्योमेट्री थी, वो भी डेवलप हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि हमसे पूछो हम बताएंगे तुम्हें। सुक्रोट्स ने बोला कि तुम लिखते रहो जो लिखना है, मेरी यहाँ पे नॉलेज का मतलब है ही नहीं जो तुम्हारी नॉलेज का मतलब है। अब सबका दिमाग खराब हो लिया, बोले फिर तुम्हारी नॉलेज का क्या मतलब है, यानी कि तुम कैसी नॉलेज बताना चाहते हो। यहाँ पे फिर जो सुक्रेट्स हैं वो अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज देते हैं। यहाँ पे जो सुक्रेट्स हैं वो अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज देते हैं, उसकी शुरुआत कर लेते हैं। गाना सुनाओ चलो कोई, ठीक है। थ्योरी ऑफ नॉलेज है ना, थ्योरी ऑफ नॉलेज। सुक्रेट्स ने बोला कि नॉलेज दो टाइप की हो सकती है। सुक्रेट्स ने बोला नॉलेज दो टाइप की होगी। कौन कौन से दो टाइप की होगी इसके अनुसार नॉलेज? तो सुक्रेट्स ने नॉलेज को ही दो टाइप में डिफाइन कर दिया कि बोला एक तो नॉलेज है अपने आप में, एक तो नॉलेज है अपने आप में, और एक ओपिनियन या बिलीफ है। एक ओपिनियन या बिलीफ है, एक ओपिनियन या बिलीफ है। नॉलेज या ओपिनियन या बिलीफ है। बहुत अच्छी बात लगी। उनसे पूछा कि भाई दोनों में अंतर क्या है। बोले जो नॉलेज है ना ये ऑब्जेक्टिव है,
ये जो नॉलेज है ऑब्जेक्टिव है और ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होगी। ये जो नॉलेज है यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल में देख के बता दूंगा अभी। इन्होंने बोला ओपिनियन, बोले ओपिनियन जो है वो सब्जेक्टिव है, ओपिनियन जो है वो सब्जेक्टिव है और ये चेंज हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं है। यानी कि ये चेंज हो सकता है, ये यूनिवर्सल नहीं है। एग्जाम्पल, अब बोलोगे कि नॉलेज ओपिनियन में अंतर क्या है। इन्होंने बोला कि जो आप पढ़ रहे हो, साइंस जो पढ़ रहे हो सकता है कि आप बोलो कि आज पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और कल आप बोल दो कि पृथ्वी ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है। एक आपका ओपिनियन बन चुका है, एक आपका बिलीफ बन चुका है, एक आपका विश्वास बन चुका है, जो समय के साथ चेंज होता रहेगा। और सच्चाई भी है कि थ्योरम्स फिजिक्स की चाहे केमिस्ट्री की बाद में चेंज हुई। इन्होंने बोला नॉलेज, बोले नॉलेज ना ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको गुड लाइफ कैसे जीनी है, आपको गुड लाइफ कैसे जीनी है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि आप एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करोगे, ये ऑब्जेक्टिव है। बोले जरूरी नहीं है कि आप जो इस समय फाइंड आउट कर रहे हो कि अर्थ या हम लोग ह्यूमन बींग्स किससे बने, ये फाइंड आउट मत करो। आप ये फाइंड आउट करो कि हम लोग अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करें, आप ये फाइंड आउट करो। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि हम गुड लाइफ कैसे जिए, तो निश्चित रूप से आप नॉलेज के करीब आ जाओगे, आप नॉलेज अटेन कर लोगे, नॉलेज गेन कर लोगे। ये इनका मेन कंसेप्ट था। बहुत खुशी हुई यार सबको जान के अच्छा नॉलेज। इन्होंने बोला कि नॉलेज आपको इसलिए नहीं पानी है कि आपको किसी को प्रूव करना है, आपको किसी के सामने ओपिनियन रखना है, आपको अपनी रेटोरिक जो स्टेटमेंट्स है वो देनी है, नहीं। नॉलेज इज फॉर द नॉलेज से, बहुत अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने, नॉलेज इज फॉर द नॉलेज से, नॉलेज इज फॉर नॉलेज से। बोले कि ज्ञान आपको इसलिए लेना है क्योंकि आपको ज्ञान की एक जो नॉलेज स्टेक है वो अटेंड करनी है। आपको लगे कि मैं ज्ञानी हूं, आप सारी चीजें सीखो, आप सीखो कि गुड लाइफ कैसे अटेंड करनी है। अब गुड लाइफ का मतलब क्या है, यहाँ गुड लाइफ जो मैं बोल रहा हूं, गुड लाइफ पे यहाँ इन्होंने दो काम दिए। बोले स्टेट जो है उससे गुड लाइफ, यानी स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो किस लिए आई है, स्टेट की पॉलिटिक्स इसीलिए आई है कि वो इंसान के रूल ऑफ लॉ बना करके इंसान की गुड लाइफ जो उसे प्रमोट कर सके। अगर कोई ऑफेंडर है गुड लाइफ का तो उसे पनिश कर सके। और ये वाला सारा कंसेप्ट स्टेट ऑफ नेचर से सिविल सोसाइटी में आता है। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर का जो कंसेप्ट दिया था गुड लाइफ, वो यहीं से डिराइव होगा, जिसे एरिस्टोटल वगैरह बाद में थॉमस जो है वो बाद में डिराइव करेंगे। ठीक है, मैकियावेली स्टेट ऑफ नेचर में जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर की बात करेंगे। ये था इनका गुड लाइफ वाला कंसेप्ट। यहां से थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। अगर इनकी ही मैं बात करूं तो जो इनका स्टेटमेंट था वो इनका ये था कि इट इज नॉट इनफ टू नो दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर लाइफ, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ कैन बी आवर लाइफ बी गुड। ठीक है, हमारी लाइफ गुड लाइफ कैसे हो सकती है ये जानना ज्यादा जरूरी है। देनता कि हमारी लाइफ किससे बनी है, आकाश पानी हवा जल वायु जो बनी है छोड़ो उसे, आप ये देखो कि हमें अच्छी जो गुड लाइफ है वो कैसे मिलेगी। ये थी इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज वाला कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक दो थ्योरी और दी, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज के बाद क्या बोलते हैं ये, थ्योरी ऑफ नॉलेज में इन्होंने एक और चीज बोली कि नॉलेज आएगी कैसे, बोले कि नॉलेज आएगी कैसे। तो नॉलेज आने के लिए इन्होंने एक मेथड जो है वो डेवलप किया और उस मेथड का नाम है डायलेक्टिक्स। ये जो मेथड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायलेक्टिक्स का मतलब पूछा गया तो इन्होंने बोला कि आप लॉजिकल या रीजनिंग से, आप अपने लॉजिक्स या रीजनिंग से, आप अपने लॉजिक्स या रीजनिंग से ट्रुथ पे पहुंचोगे कि सच क्या है, ट्रुथ पे पहुंचोगे कि सच क्या है, और वो नॉलेज होगी, वो नॉलेज होगी। लॉजिक रीजनिंग का मतलब ये कि जो भी अभी तक आप फॉलो करते आ रहे थे उसमें से जो गलत है वो खुद फिल्टर आउट हो जाएगा, जिसकी सारी बात यूनिवर्सल जो ट्रुथ होगा वो निश्चित रूप से निकल के आ जाएगा। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो हो सकता है ओपिनियन मेरा अलग हो, किसी के पर्सपेक्टिव में आपका अलग हो, ठीक है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो उसकी एक अंदर की खासियत होगी ना, देखो मैं बताता हूं, आप बोल सकते हो कि भाई ये सामने वाला बंदा, आप बोल सकते हो मेरे लिए कि मैं हैंडसम हूं, ठीक है, मान लो कि आपने बोल दिया, अब गलती हो गई आपसे,
अब सामने वाला जो आपकी साइड में बैठा हो सकता है वह यार क्या शक्ल है इसकी, बोल देगा। यानी कि आपका ओपिनियन जो मेरे पर्सपेक्टिव में चेंज है। लेकिन नॉलेज ये है कि भाई मैं हैंडसम हूं, है ना, ये सच्चाई है, ठीक है। तो ये जो सच्चाई है ना, ये नॉलेज है। और जो आपका ओपिनियन है, वो ओपिनियन या बिलीफ है, वो सब्जेक्टिव है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। तो इसी नॉलेज और सच्चाई ओपिनियन को अंतर करने के लिए इन्होंने डायलेक्टिक्स का मेथड दिया। डायलेक्टिक्स में बोला कि भाई आप लॉजिक दोगे, आप रीजनिंग दोगे, आप लॉजिक दोगे कि मेरी नाक अच्छी, कान अच्छे, आंख अच्छे, आप उसका अपोजिशन करोगे कि इसकी ये चीज बेकार है, तो उससे जो आप ट्रूथ पहुंचेगा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ पहुंचेगा, वो ट्रूथ पे आप पहुंच जाओगे। इन्होंने बोला कि यार सब बंदे ओपिनियन बिलीफ पे दे रहे हैं सोसाइटी में, पता कैसे पड़ेगा कि ये ही सच है, ये ही नॉलेज है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट देते हैं कि सोल जो आत्मा है, सोल जो आत्मा है, वो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ द नॉलेज। यानी कि सोल जो है, आत्मा जो है, सोल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द नॉलेज। ये आपको सोल आपकी बताएगी कि आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, और आपने अगर वो अडॉप्ट कर लिया तो आप नॉलेज के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है। और सोल वाला जो कंसेप्ट है बाद में प्लेटो से डिस्क्राइब करते हैं, प्लेटो की थ्योरी में हम पढ़ेंगे। डायलेक्ट्रिक्स समझ में आया यहाँ तक? डायलेक्ट्रिक्स के बाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फिर ये आगे क्या बोलते हैं। होशियार तो थे ही है मेरी तरह, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को तो सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कमेंट करो, जो भी मन में आए वो करो, है ना। इसके बाद नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इनको दो तीन तरह की उपाधि भी दी गई है। जैसे कि इनको फादर ऑफ एथिक्स बोला जाता है, इनको फादर ऑफ एथिक्स बोला जाता है, और इनको फादर ऑफ फिलॉसफी भी बोला जाता है, इनको फादर ऑफ फिलॉसफी भी बोला जाता है। अभी जस्टिस वाला कंसेप्ट दे रहा है, उसे क्लियर करेंगे, ठीक है। फादर ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है कि आपको कैसा होना चाहिए, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए, आपको कैसी मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, यही है। यानी कि हाउ वी आउट टू लिव, हाउ वी आउट टू लिव, यही कंसेप्ट है ना फादर ऑफ एथिक्स के लिए। फादर ऑफ फिलॉसफी के लिए क्या कंसेप्ट है कि आप जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, जो नॉलेज है, जो ओपिनियन है, जो बिलीफ है, आप उसकी सच्चाई तक कितना पहुंच सकते हैं। यानी कि ये बोलता है कि आइडिया या कंसेप्ट को सही से समझना, कंसेप्ट को उसकी सच्चाई समझना फिलॉसफी है। इसीलिए इनको फादर ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है। जैसे कि जस्टिस, इन्होंने अपनी जस्टिस, एक और चीज, इनकी कोई भी बुक जो है, इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी, इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी। इनके बारे में हमें प्लेटो की रिपब्लिक बुक से ही पता पड़ता है कि ये कैसे मेथड इन्होंने प्रोपाउंड किए थे। तो रिपब्लिक बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है सोक्रेटिस के संदर्भ में। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है इनकी। थ्योरी ऑफ जस्टिस में तीन चार नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और तीन चार नाम ये हैं। एक तो सोक्रेटिस है, ठीक है, इधर लिख लो तीन चार नाम, कैफिलस, ये सोफिस्ट के नाम है कुछ, है ना। सोफिस्ट है उस समय के जो एक नॉलेज पर्सन अपने आप को मानते थे, उनके नाम है। उस समय के एरिस्टोक्रेसी या उस समय के वेल्दी पीपल जो है उनके नाम है, ठीक है। इसके बाद हम नाम गेन करते हैं। इसके बाद जो कैफिलस के बाद नाम आता है, कैफिलस के बाद नाम आता है पॉलीमार्कस, पॉलीमार्कस, और पॉलीमार्कस के बाद एक इंपॉर्टेंट नाम आता है थ्रेसिमाइकस, थ्रेसिमाइकस, ठीक है। एक और नाम है, वो मैं अभी आपको देख के बताता हूं। एक और नाम आता है इनका, जस्टिस थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है, यही है, तीन नाम इंपॉर्टेंट है, कैफिलस, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमाइकस। सुक्रेट्स, यहां पर सुक्रेट्स है, ठीक है। अब सुक्रेट्स पूछते हैं कि भाई कैफिलस से,
सोक्रेटिस पूछते हैं कैपिलस से कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा पैसा है। कैपिलस अपनी तारीफ सुन के मोगेम्बो खुश हुआ, बोला हाँ है तो बताओ। बोले तुमने इस वेल्थ से क्या रिवील किया, तुमने इस वेल्थ से क्या रिवील किया, यानी कि तुम्हें इस वेल्थ से, तुम्हें इस जायदाद से, तुम्हें इस प्रॉपर्टी से मिला क्या, तुम्हें इस प्रॉपर्टी से मिला क्या। यानी कैपिलस के लिए बहुत एक कठिन क्वेश्चन था कि वो कैसे डिफाइन करे कि उसे मिला क्या। तो वो बोलता है कि इस कैपिलस बोलता है कि मुझे वेल्थ से जेनरस बना, मैं जेनरस बना, ऑनेस्ट बना और मैं जस्ट बना। अब इससे गलती यही होगी कि इसने जस्ट शब्द जो है वो यहाँ पे बोल दिया। कैपिलस सोक्रेटिस थोड़े से होशियार आदमी, उन्होंने पूछा कि बताओ जस्टिस क्या होता है। तुमने कैसे कह दिया कि आई एम द जस्ट पर्सन का मतलब मैं सबके साथ न्याय करता हूं। जस्टिस क्या होता है? यहां पे फिर कैपिलस बोलता है कि जस्टिस सर वो होता है, एक तो आप हर एक किसी का जिसका भी पेमेंट ड्यू है, तो पेमेंट को ड्यू जो है उसका पे कर दो, ड्यूज का पे कर दो और आप सच बोल लो, यानी कि ट्रूथ बोलो, ट्रू, ठीक है। बोले कि अगर आप सच बोलोगे और जिसका पेमेंट ड्यू है उसका पेमेंट कर दो, जस्टिस हो गया। सुक्रोटिस ने ऐसे नारे लाई, बोले नहीं बेटा तुम बैठो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब इनका बेटा था पॉलीमार्कस, उसने कहा पिताजी की बेइज्जती, मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा कि क्या है। बोले क्या है? पॉलीमार्कस बोला कि जिसका पेमेंट ड्यू है, ड्यू तो पे कर दो, और दोस्त के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, और जो आपका एविल है उसके साथ एनेमी जैसा, जो एनेमी है उसके साथ एविल जैसा व्यवहार करो। यानी कि बिहेवियर, अगर फ्रेंड है तो उसके साथ गुड बिहेवियर करो, अगर फ्रेंड है तो उसके साथ गुड बिहेवियर करो, और आपका एनेमी है तो उसे मार के, एनेमी एविल है तो उसे मार के बेहोश कर दो। ये सोक्रेटिस बोले किसी को मारना तो जस्टिस है ही नहीं, वायलेंस इज नॉट द जस्टिस। तुम तो हिंसा करते हो, हिंसा को जस्टिस कैसे बोलोगे? फिर वहां पे थ्रेसिमाइकस भी थे, इनसे पूछा गया कि भाई तुम बताओ जस्टिस क्या होता है। तो थ्रेसिमाइकस ने एक कंसेप्ट दिया, बोले जी माइट इज राइट, यानी कि जो सही है वही जस्टिस है। इसका मतलब है कि जो आप लॉ बनाओगे ना, वो जो ज्यादा लोग हैं, ठीक है, या जो पावरफुल लोग हैं उनके हिसाब से बनाओगे। जो पावरफुल कह देंगे वो सही हो जाएगा, जो वीक कह देंगे वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सोक्रेटिस को आया गुस्सा, सोक्रेटिस बोले गलत। अब यहाँ पे थ्रेसिमाइकस को गुस्सा आ गया, बोला तुमने इसका भी गलत बोला, मेरा भी गलत बोला, इसका भी गलत बोला, तुम ही बता दो जस्टिस क्या है, बहुत देर हो गई यहाँ पे। अब सोक्रेटिस अपनी जस्टिस की डेफिनेशन देते हैं, जिसे हम देख लेते हैं कि वो जस्टिस के बारे में क्या बोलते हैं सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जस्टिस के बारे में बोलते हैं, इनका गुड लाइफ वाला जो कंसेप्ट है वो अभी भी चल रहा है। बोलते हैं कि जस्टिस वो है जहां पे स्टेट गुड लाइफ को प्रमोट करे, जहां पे स्टेट गुड लाइफ को प्रमोट करे, वो जस्टिस है। क्योंकि स्टेट का काम होता है कि वो वेल बीइंग ऑफ क्लाइंट्स, स्टेट का काम होता है कि वो जो अपने क्लाइंट है उनका अच्छा सोचे, और उनका अच्छा सोचने का मतलब ही क्या है कि उनकी लाइफ जो है वो गुड हो। अगर स्टेट ऐसा करेगा तो स्टेट का मतलब है कि वो जस्टिस को फॉलो कर रहा है, स्टेट का मतलब है कि वो जस्टिस को, स्टेट का काम है कि वो जस्टिस को फॉलो कर रहा है, अगर वो वेल बीइंग ऑफ क्लाइंट के बारे में सोच रहा है। इन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, इन्होंने बोला कि देखो जो जस्टिस है ना, जो जस्टिस है वो एक आर्ट है, ये कोई काम नहीं है, ये कला है। उनसे पूछा कि कला मतलब, उन्होंने बोला कला मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लो एक फिजिशियन है तो उसके लिए पहला काम क्योर ऑफ द क्लाइंट होना चाहिए, यानी कि जो उसका क्लाइंट है, जो उसका पेशेंट है, क्लाइंट तो गलत शब्द है यहाँ पे, पेशेंट कर लो, क्योर ऑफ द पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि जो उसका मरीज है उससे पहले वो सही करे, और उसके बाद में सेकंड चीज उसके लिए मनी होनी चाहिए, सेकंड चीज उसके लिए
मनी होनी चाहिए। इसीलिए जो स्टेट का काम पहला काम होना चाहिए वो वेल बीइंग ऑफ क्लाइंट होना चाहिए। बाकी जो काम है वो दूसरे काम होने चाहिए। और वेल बीइंग ऑफ क्लाइंट का मतलब है कि उसकी गुड लाइफ होनी चाहिए। समझ में आई है? ये थी सोक्रेटिस की ओवरऑल थ्योरी। फिर एक सोक्रेटिस का बहुत अच्छा एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। लिख लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सोक्रेटिस एक बहुत अच्छा टर्म देते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी कि अपने आप को खोजा ही नहीं, आपको पता ही नहीं लाइफ का मकसद क्या है, तो भैया इस दुनिया में बेकार जी रहे हो। अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब क्या है? देखो अनएग्जामिन्ड का मतलब क्या है? अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब है कि आपको यही नहीं पता पड़ा कि अभी तक नॉलेज क्या है। यानी कि सबसे पहले आपको नॉलेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आप नॉलेज फाइंड आउट कर लोगे, नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज किसके लिए? जो मैंने बोला था नॉलेज फॉर द नॉलेज से, ठीक है। नॉलेज फॉर द नॉलेज से के लिए फाइंड आउट करने, क्योंकि नॉलेज इज द अल्टीमेट, नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो आपके पास रीजनिंग जो आ जाएगी वो भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। आपके पास लॉजिक भी बेहतर हो जाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो आप गुड लाइफ जी सकते हो, आप जो है वो गुड लाइफ जी सकते हो। नॉलेज आएगी कहां से? इन्होंने बोला जो आपकी सोल है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, जो आपकी आत्मा है वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी। ऐसे जब पूछा गया कि सोल अगर नॉलेज प्रोवाइड करेगी, जब आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा मकसद गुड लाइफ जीने का है, मेरा मकसद ये नहीं है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइफ बट हाउ कैन बी आवर लाइफ कैन बी गुड लाइफ, ठीक है। ये इनका मकसद है, इसलिए नॉलेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। सारी लाइफ एग्जामिन हो जाएगी, यहाँ से सारी चीजें इनकी डेवलप हो जाएंगी। इन्होंने एक चीज बोल दिया कि नॉलेज जो है वो वर्च्यू है। नॉलेज इज इक्वल टू वर्च्यू, नॉलेज इज इक्वल टू वर्च्यू, ठीक है। यानी कि नॉलेज जो वर्च्यू के बराबर है, एक घोड़े के बराबर है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सब कुछ है, आप किसी भी समस्या से निकल सकते हो। और इसी को लास्ट में इन्होंने एक टर्म दे दिया कि अगर आपके अनएग्जामिन्ड लाइफ होगी, अगर आप अपनी लाइफ को एग्जामिन कर लोगे तो आप सोशल प्रोग्रेस भी कर पाओगे, आप सोशल प्रोग्रेस भी कर पाओगे। आपका जो इल्यूजन होता है, इन्होंने एक और चीज बोली थी कि जो नॉलेज का इल्यूजन होता है ना, जो हमारे पास होती है कि पृथ्वी किससे बनी है ना, कि मैंने देख ली टेबल ऐसी होती है, ये वैसा होता है, ये जो इल्यूजन है आप इससे बाहर निकल पाओगे। और ओरिजिनल नॉलेज जो है आप उस तक पहुंच पाओगे किससे के थ्रू? नॉलेज के थ्रू। नॉलेज किसके थ्रू? अल्टीमेट सोल के थ्रू। सोल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। रीजनिंग के थ्रू। रीजनिंग कैसे आपकी डेवलप होगी? डायलैक्टिक्स के थ्रू। रीजनिंग कैसे आपकी डेवलप होगी? डायलैक्टिक्स के थ्रू। तो ये इस क्वेश्चन में आपको लिखना होता है, 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो ये था सोक्रेटिस। मुझे लगता है कि सोक्रेटिस के बाद अगर प्लेटो आएगा तो उसके बाकी एक जो दो कंसेप्ट होंगे वो यूज करते हुए हम प्लेटो को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि प्लेटो ने भी आइडियल स्टेट और आइडियाज की आइडियाज रियलिटी की जिसकी हम बात करते हैं ना, वो यहीं से आता है, इसका नॉलेज से, डायलैक्टिक्स से, गुड लाइफ से, सोल से। प्लेटो सोल की भी बात करता है, ठीक है। तो कि रियलिटी इज आइडिया, यानी कि ये जो हमारी प्रेजेंट की नॉलेज है सब बकवास है, जो आइडिया है वो रियल है। इस पे बात हुई, यहीं से इसकी एक थ्योरी निकालता है। तो प्लेटो ने सोक्रेटिस पे लिखा था, क्योंकि सोक्रेटिस का जो डिसिपल था, यानी सोक्रेटिस का जो चेला था वो प्लेटो है, प्लेटो नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ आया हो या कोई दिक्कत भी आई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपकी जो भी समस्या है वो बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपके अदर्स फ्रेंड्स जो है उन तक भी पहुंच सके, आपके और साथियों तक भी पहुंच सके। मुझे लगता है कि शायद कोई पॉइंट हमने छोड़ा नहीं होगा सोक्रेटिस के बारे में, इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता पेपर पर्पस से, ठीक है। ये बहुत कुछ था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए सोक्रेटिस, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। अपने आप को स्वस्थ रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।